तो देखो आज हम लोग क्लास 12 शुरू करने चल रहे हैं। अब जब कोई भी बच्चा 11th से 12th में आता है तो उसके पास कुछ बेसिक और कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं? जब कोई भी बच्चा 11th से मूव कर रहा है कहां पे? 12th में। तो अब तो आप 11th से 12th में आ गए। अब सबसे पहली प्रॉब्लम हमने आपको क्या बताई? सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी होती है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल गैपिंग होती है। कौन सी गैपिंग होती है? कॉन्सेप्चुअल गैपिंग। अब जब बच्चे में कॉन्सेप्चुअल गैपिंग है, कॉन्सेप्चुअल गैपिंग का मतलब क्या हुआ? अगर हम बोले कि कॉन्सेप्चुअल गैप है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि जो हमारी मैकेनिक्स पोर्शन है, मैकेनिक्स में क्या क्या आते हैं? वेक्टर हैं, लॉज ऑफ मोशंस हैं, वर्क एनर्जी पावर्स हैं और बहुत सारी चीजें जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कॉन्सेप्चुअल गैप के अंडर में आते हैं कि इनकी अगर समझ नहीं है, इन टॉपिकों पे अगर आपकी पकड़ नहीं है, तो जैसे ही आप 12th में आते हो आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी मैथमेटिकल्स फार्मूले हैं, मैथमेटिकल्स बोले तो क्या समझ रहे हैं बेटा? मैथमेटिकल्स का मतलब क्या हुआ? मैथमेटिकल का मतलब यह हो गया कि जैसे किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो कहीं डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, कहीं स्क्वायर रूट निकालना है, कहीं क्यूब रूट निकालना है, इस तरीके से होता है। कहीं पर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, और साथ साथ आपकी जो ज्योमेट्री होती है, जैसे ज्योमेट्री में सर्कल है, ट्रायंगल है, लाइंस एंड एंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल आपका हो गया, क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, सर्कल, ठीक है। और उसके साथ साथ आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या पढ़े थे? क्यूबॉइड, क्यूब, मतलब ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जब यहाँ पे इंप्लीमेंट होने शुरू होते हैं तो फिर बच्चा डरना घबराना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका कंप्लीट सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हुए चल रहे हैं हर एक चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद आगे क्या प्रॉब्लम आती है? इसके बाद अगर मैथमेटिकल, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम 11th में रही है वही 12th में रहेगी कि डेरिवेशन कंफ्यूजन नहीं रहता है। डेरिवेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, सारे डेरिवेशन अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं। और क्या प्रॉब्लम आपके सामने आती है? और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो किसकी आती है कि क्वेश्चन को तो पढ़ लेते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं, डायग्राम नहीं समझ में आता है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, हैं? तो डायग्राम और डायग्राम की क्या, डायग्राम और डायग्राम के साथ उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, किसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग? डायग्राम की। उसकी हमारे पास प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ये तो कुछ मेजर गैप है जो 11th से इन सारी समस्याओं को, इन सारी प्रॉब्लम को बच्चा लेकर के 12th में आता है। अब होता क्या है कि जब 11th से आप इन सारी समस्याओं को लेकर के 12th में आते हो तो जो 12th वाले गुरुजी होते हैं वो ये मान करके चलते हैं कि बच्चे को ये सारा कुछ आता है, और मान लीजिए उनको मालूम भी होता है कि बच्चे को सब कुछ आता है, नहीं आता है, फिर भी उनकी मजबूरियां होती हैं क्या करने की? सिलेबस को कंप्लीट करने की। इस वजह से इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस कोई करता नहीं है। और कारण क्या बनता है कि 11th में पीसीबी और पीसीएम दोनों बच्चों की प्रॉब्लम है। पीसीएम वाला तो थोड़ा हैंडल कर ले जाता है, लेकिन जो पीसीबी का बच्चा है वो बेचारा 11th में तो स्ट्रगल करता ही करता है, साथ साथ 12th में भी स्ट्रगल करता है, ठीक है। तो अब हमने आपको ये 3-4 पॉइंट, जो भी 2-3-4 पॉइंट मेन मेरे समझ में आए, ये आप 11th से अपनी वीकनेस लेकर के यहां तक आ चुके हो। अब इन सारी चीजों का, समस्याओं का समाधान कैसे होगा और मैं उसमें कितनी आपकी हेल्प करूंगा, भाई मेन तो यही है। और जब मैं उसमें हेल्प कर दूंगा तो उसका इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा, ये समझना जरूरी है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या समझा बेटा कि अगर कोई भी बच्चा 11th से 12th में आता है तो उसके पास क्या होती है? कॉन्सेप्चुअल गैपिंग। कॉन्सेप्चुअल गैपिंग क्या? कॉन्सेप्चुअल गैपिंग मतलब क्लास 11 की मैकेनिक्स उसकी वीक होती है, और जब क्लास 11 की मैकेनिक्स वीक होती है तो वेक्टर, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट हो गए, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ये जो भी कुछ है, वेक्टर के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये तमाम चीजें क्या करती है? डायरेक्शन वगैरह वहां पे 12th में आने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। दूसरी समस्या क्या है कि जब मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करना होता है, कहीं पे स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में बच्चा क्या होता है? स्टक होना शुरू कर देता है। डेरिवेशन कंफ्यूजन 11th में भी था और वो 12th में और भी ज्यादा बनने लगता है, ठीक है। डायग्राम हो गई और उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, ये चैलेंज आप लेकर के आए। अब इसको दूर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? उसको दूर करने के लिए हम आपको 2-3 चीजों का सपोर्ट देंगे। एक तो पहला सपोर्ट जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, वो है वैदिक मैथ। क्या चीज है? वैदिक मैथ। वैदिक मैथ का कंप्लीट हेल्प मिलेगा, और जब वैदिक मैथ की पूरी हेल्पिंग आपको मिलेगी तो आपकी स्पीड जो है वो क्या होगी? फास्ट। जब हम वैदिक मैथ का सपोर्ट आपको देंगे तो आपके ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा? कैलकुलेशन स्पीड विल बी फास्ट। तो अब कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो गई,
दूसरी चीज क्या है कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब वैदिक मैथ से क्या हुआ, कैलकुलेशन फास्ट हो गया और स्पीड आपकी और जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी बढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे पहले हम उसी चीज को ट्रेडिशनल मेथड से करते थे तो 90% बच्चे रिजल्ट लाने में मिस्टेक कर देते थे, लेकिन जैसे ही इस कॉन्सेप्ट को आप सीखोगे आपका जो रिजल्ट है वो फास्ट तो होगा ही होगा, साथ साथ एक्यूरेट भी होगा। तो हमारी कितनी चीज इंप्रूव हुई, क्या, एक तो कैलकुलेशन स्पीड और दूसरी एक्यूरेसी। स्पीड चाहे जितनी फास्ट हो, अगर रॉन्ग डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो उसका कोई फायदा है नहीं। तो कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो गई और एक्यूरेसी आपकी फास्ट हो गई। और क्या बढ़ा, और आपका बढ़ गया किसी भी टॉपिक को समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। उससे फायदा क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। दूसरा सपोर्ट जो हम आपको देंगे कि जैसे क्लास 10th में जब आप थे तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे होती थी, वर्ड प्रॉब्लम से। मैथ में सबसे ज्यादा परेशान कौन करता था, वर्ड प्रॉब्लम। पूरे फिजिक्स में कौन सी प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है। जो बच्चा बायो लेता है वो 10th में मैथ से डरता है, इस वजह से वो बायो चूज करता है। और जब वो बायो चूज करता है तो यहाँ पर भी, वहां पे भी डरता था वर्ड प्रॉब्लम से, और यहाँ पूरे फिजिक्स में, पूरी केमिस्ट्री में कौन है, वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या कह रहा है, 100% क्वेश्चन में क्या बोला गया है और वो क्वेश्चन मुझसे क्या चाह रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो पाती है, वो गैपिंग बन जाती है। किसकी वजह से, क्यों, क्योंकि हमारी जो है इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज पर हमारी पकड़ नहीं है। तो हमें आपको और कौन सा सपोर्ट दे रहे हैं बेटा जी, लैंग्वेज का। अब ये नहीं है कि लैंग्वेज हम पढ़ाएंगे पूरा, आपके लिए जो बेसिक नीड है वो 8, 10, 15 क्लास जो भी लगेंगी, 10, 12, 15 क्लास लेकर के अलग से, और उसको क्या किया जाएगा, स्ट्रांग कर दिया जाएगा। हम स्पेशल इसकी कोई अलग से क्लास नहीं चलाएंगे, समझ रहे नहीं, जहां जहां पे जिसको जिसको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड चीजें वहां पे ब्रेक थ्रू कर दी जाएंगी। अच्छा, आगे क्या बात आती है, हर एक चैप्टर के साथ, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उस चैप्टर के साथ हमने अब की बार क्या किया है, बहुत सारा मॉडरेशन किया है। मॉडरेशन का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं उस मॉडरेशन से, मॉडरेशन हमने क्यों किया पहले समझिए, उस मॉडरेशन को करने के पीछे का मकसद क्या है। जैसे हमें जो 12th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, या किसी भी क्लास का बच्चा है, उस बच्चे को कंटेंट माइंड बनाना है। कंटेंट माइंड बोले तो मतलब क्या हुआ, जैसे जो चीज मैं बोल पा रहा हूं या जितना मैं बोल रहा हूं आपके सामने, ये सारा कंटेंट कहां है, मेरे ब्रेन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर में है, इस वजह से मैं इन सारी बातों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। ऐसे ही मेरा प्लान है कि आपका जो माइंड है वो कंटेंट माइंड बने। कंटेंट माइंड का मतलब यह हो गया कि जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएं वो टॉपिक आपके ब्रेन के अंदर एज अ कंटेंट क्या हो, सेव हो। वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। आपका माइंड कैसे कंटेंट माइंड बनेगा वो मैं करवा लूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो इतने टाइम का लॉन्ग एक्सपीरियंस है 2003 से अभी तक का, वो 22-23 साल का एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। वो कंटेंट माइंड बनवा लूंगा। अब जब बच्चे के माइंड में कंटेंट है तो उस कंटेंट की एरिया से कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जाएगा। अब समस्या क्या चल रही है इस समय कि बच्चे से टॉपिक का नाम पूछो तो टॉपिक का नाम नहीं बता पाता है कि एक चैप्टर के अंदर में कितनी टॉपिक, नहीं पूछो। अभी आप 12th में बैठे हो और 11th में हम पूछ लें बेटा लॉज ऑफ मोशंस में कितनी टॉपिक थी, पहली टॉपिक क्या थी, दूसरी क्या थी, तीसरी थी, है दिमाग में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 11th हमने पढ़ा तो, लेकिन 11th पढ़ने के बाद भी हमारे माइंड में वो क्या नहीं बन पाया, वो कंटेंट ऑफ, भाई कंटेंट माइंड हमारा डेवलप नहीं हो पाया। सच है या झूठ है बताओ। अब अपनी सीट ओपन करो जो हमने आपको प्रोवाइड किया है, फर्स्ट पेज। यहां पर हमने क्या किया, चैप्टर का नेम दे दिया कि पूरे बुक में कितने चैप्टर्स हैं। अब आगे क्या किया गया है, आप पूरे बुक के अंदर में जितनी भी हेडिंग, सब हेडिंग, ये सारी चीजें हैं, ये क्या है पता रहेगा। तो मेरा पर्पज क्या है कि 12th में आप क्या बनो, कंटेंट माइंड बनिए। दूसरी चीज, हर चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे फार्मूले हम क्या कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हैं उसमें आपको पहले से ही करवा देंगे। तो आपको पूरे चैप्टर के अंदर में जितने भी, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, वेक्टर्स हैं, वो सारी की सारी चीजें हम करवाते हुए चलेंगे ताकि एक एक लेक्चर आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। ऐसा नहीं, वो सारी चीजें आपको पसंद आएंगी, अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि हमारा पूरे साल का पर्पज क्या है, आपको क्या बनाना, कंटेंट ऑफ माइंड। मतलब आपका माइंड जो हो वो कंटेंट से भरा हो, तभी आप नीट में अच्छे स्कोर कर पाओगे। नहीं तो नीट की जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं बता रहा हूं, 1, 2, 4 बच्चों को छोड़ दो, बाकी जितने बचे हुए बच्चे हैं उनका हाल क्या होता है, जिस ईयर वो 12th में होते हैं उस ईयर जब नीट देते हैं तो उनके मार्क्स ठीक ठाक आते हैं। उसी के बिहेव पर घर वाले क्या करते हैं, उसको नीट की कोचिंग दिला देते हैं। जैसे ही वो 1 साल की प्रिपरेशन करके बच्चा एग्जाम देता है उसके मार्क्स डाउन हो जाते हैं।
पूछना, इन बातों को कंफर्म करना उनसे जो 12th में नीट दिए थे और 12th के 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद नीट दिए थे। ज्यादातर, मैं ये नहीं कर रहा, मेरे कहने मतलब ये नहीं सबके साथ यही होता है, लेकिन 90% या 95% कह लो तो कोई बुराई नहीं है, 95% बच्चों के साथ ये होता है कि वो 12th के बाद जब 1 साल प्रिपरेशन करके एग्जाम देते हैं तो उनके मार्क्स डाउन हो ही जाते हैं। वजह क्या है मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि वो लंबी चर्चा है। रीजन यही है। तो अब ये मान करके चलो कि अगर आपने कहीं पे अपने माइंड को कंटेंट ऑफ माइंड बना लिया, तो जब कंटेंट माइंड बन जाएगा तो बेटा इंपैक्ट क्या पड़ेगा, सारी चीजें मालूम है। जैसे ही थोड़ा सा पुश मिलेगा हर चीज समझ में आने लगेगी, कॉन्फिडेंस लूज होगा नहीं होगा। तो अब इन सारी चीजों का कंबाइंड इंपैक्ट क्या पड़ेगा। कंबाइंड इंपैक्ट का मतलब यह है कि ये सारा उन बच्चों के लिए जो उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लो है। क्या लो है, कॉन्फिडेंस, जिनका कॉन्फिडेंस लो है कि 12th में फिजिक्स में मेरा क्या होगा, ठीक है। तो जिनका कॉन्फिडेंस लो है उनका कॉन्फिडेंस 100% क्या होगा, जितना ही लो है उससे कई गुना हाई हो जाएगा। मतलब टोटल वो बच्चा अपने आप को फियर फ्री महसूस करेगा, भय मुक्त जिसको बोलते हैं। बच्चा क्या फील करेगा, फियर फ्री। क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रेटजी ही वही बनाई है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो आपका कॉन्फिडेंस पहले चैप्टर से बनेगा, पहले दिन से बनेगा, दूसरे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी डे 1 की। और इसी वजह से हमने क्या किया है कि 1 वीक ही नहीं, टोटल अब की बात 15 डेज का डेमो ओपन किया। जो भी आना चाहता है आओ देखो, क्योंकि स्ट्रेटजी, हाँ पूरे 15 दिन आप डेमो लो, भरपूर इच्छा, जितनी इच्छा है जम करके आप डेमो लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा कॉन्फिडेंस कितना चेंज हुआ। बहुत मजा आएगा, उसमें कोई वो नहीं है। तो फियर फ्री बच्चा हो जाएगा। अब कॉन्फिडेंस जिसका बढ़ गया तो दूसरा इंपैक्ट बच्चे के ऊपर क्या पड़ेगा, भाई कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उस बच्चे का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो जिसका फिजिक्स को लेकर के, फिजिक्स ही नहीं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है, कोचिंग हमारी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, तीनों में हम डेवलप करा देंगे, हम टीचर सारे पढ़ाएंगे, लेकिन आपकी वीकनेस को खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लो है उसको हाई हम करेंगे। बच्चे का इंटरेस्ट मैथमेटिकल पोर्शन में नहीं है, इंटरेस्ट वो 100% लेगा और फिजिक्स ही ज्यादा पढ़ेगा, ये भी गारंटी है। जहां वो फिजिक्स को छूना नहीं चाहता था वहां वो फिजिक्स ही पढ़ेगा और कोई दूसरा सब्जेक्ट टच नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा बेनिफिट बच्चे का क्या मिलेगा, ये तो हो गया। जो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं भाई, भाई सीधी बात है। जो वहां पे वर्ड में बातें लिखी हुई हैं वो समझ में आने लगेंगी, उससे कैसे डायग्राम बनाना है वो भी क्लियर होने लगेगा, उस डायग्राम से किस तरीके से हमें कैलकुलेट करके फार्मूला यूज करके रिजल्ट निकालना है। और यही रिजल्ट जब निकालते हैं, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला पता हो जाता है ट्यूशन पढ़ने के बाद, डायग्राम भी बना लेते हैं, लेकिन जब वो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो इसी कैलकुलेशन में ही क्या हो जाती है, गलती। और कैलकुलेशन करने में इतना ज्यादा टाइम लगता है, इतना लॉन्ग टाइम लगता है कि पता चलता है 1 से 1.5 घंटा लगाया और एक क्वेश्चन भी, ये होता है कि नहीं, 11th अभी आप करके आए हो, आपको आइडिया है कि एक क्वेश्चन, दो 1 घंटे में मुश्किल से 2 क्वेश्चन हो पाते हैं, 3 क्वेश्चन हो जाए सौभाग्य, ठीक है। तो ये जो लंबा टाइम लगता था ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। आपकी क्या बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी। तो और क्या चाहिए। और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई हो गया, इंटरेस्ट आपका बढ़ गया, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ गई, एक्यूरेसी बढ़ गई और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद से निकालने लगे। तो अब मुझे बताओ इस कोचिंग को ज्वाइन करने का फायदा आपको मिला कि नहीं मिला। और जब ये करने लगोगे तो आपके रिजल्ट के साथ क्या होगा, आपके रिजल्ट के साथ ये होगा कि 70 में से 65+ आसानी से, समझ रहे नहीं। तो पता चला कि इस पूरी सेशन में, मतलब पूरी क्लास का, पूरी सेशन में क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। अब कंटेंट माइंड बनाने के लिए हमने पूरी स्ट्रेटजी बना रखी है। बना रखी मतलब अब हमको पूरी दुनिया में इतनी चीजें हैं, सारी चीजों को पढ़ना आसान नहीं है। किसी सब्जेक्ट उठा लो, ब्रह्मांड है पूरा उसका। तो हमने क्या किया है, आपके जो बोर्ड के पैटर्न हैं, बोर्ड पैटर्न को 100% क्या किया, चैप्टर वाइज में मिक्स कर दिया। बोर्ड के पैटर्न को हमने क्या किया, चैप्टर वाइज में मिक्स कर दिया। अब बोर्ड के पैटर्न में क्या क्या चैप्टर वाइज में मिक्स हुआ है वो सारा आपके सीट में गिवन है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, हमें यहां लिख करके बताने की जरूरत नहीं है। तो डीपीपी हमने आपको दे दिया, डेली प्रैक्टिस, जो टॉपिक पढ़ाई जाएगी उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिल जा रहे हैं। डीपीपी आपकी डेली की रेडी है। डीपीपी के साथ साथ हम लोग जो यहाँ पे टेस्ट लेंगे, तो टेस्टिंग का 3 लेवल है। मतलब एक सिंगल चैप्टर में टेस्टिंग का लेवल जो है वो 3 है। एक तो होगा बेसिक,
दूसरा होगा एडवांस और तीसरा होगा प्रो लेवल पे। ये 3 कैटेगरी के टेस्ट हर चैप्टर्स में होंगे, जो भी रहेंगे, लेकिन वीकेंड में जितना ये एक्सरसाइज पोर्शन है, टेस्ट पोर्शन है, ये मेरा सपोर्ट रहेगा। थ्योरी चलने दीजिए, कॉपी चेक होगी, जैसी वीकनेस जिसके साथ आएगी उसका डाउट क्लियर करने के लिए हमने क्या किया है, 1 आवर डेली का डिसाइड कर लिया है कि 1 घंटे हम आपको किस चीज के लिए देंगे, डाउट क्लियरेशन के लिए, कि आपका डाउट जो हो वो क्लियर होता चला जाए। क्योंकि अगर 24 घंटे में आपका डाउट नहीं खत्म हुआ तो 48 घंटे भी अगर रुक गया, 72 घंटे भी रुक गया, तो फिर वो पेंडिंग ही रह जाएगा, आगे खिसकने वाला नहीं है। तो स्पेशली डाउट सेशन रख दिया गया है कि इस डाउट सेशन में आप अपने साथ आने वाले हर एक चैलेंज को बैठ करके सॉल्व करें। अब समस्या ये आती है, सॉल्व तो करेंगे, समस्या ये आती है कुछ डाउट सेशन को सॉल्व कौन करवाएगा। अब जो पढ़ाता है वो तो पढ़ा दिया, वो होते हैं बाहरी टीचर, जो पढ़ाएंगे वो कोचिंग के ओनर नहीं है, सारे कोचिंग ओनर तो रहेंगे नहीं, ना वो पार्टनर हैं, बाहरी टीचर्स। डाउट सेशन की पूरी रिस्पांसिबिलिटी मैंने ले रखी है। तो आपके जितने भी, क्योंकि जब डाउट सेशन मैं लूंगा तो मुझे एक एक बच्चे की क्या पता चलेगी, वीकनेस, कि टीचर के पढ़ाने के बाद बच्चा कहां कहां पर किस किस टॉपिक में अटक रहा है, कहां पे फंस रहा है। अब जब अटकना फंसना पता चल गया तो उसके अकॉर्डिंग हम टीचर को क्या करेंगे कि भाई ये नहीं अब ये कराओ, ये नहीं अब ये कराओ, ठीक है। तो डाउट सेशन मैं ही लूंगा और मैं दोनों तरीके से अवेलेबल रहूंगा, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। मान लीजिए आप यहां से घर चले गए, फिर कोई डाउट आ गया तो आपको सीधे क्या करना है, अपने ग्रुप में मैसेज डालना है कि हमें इस टॉपिक पे डाउट है, तुरंत आपको लिंक मिल जाएगा जूम का, गूगल मीट का, और वहीं पे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करवा दी जाएंगी, ठीक है। तो स्ट्रेटजी जो भी रही है हमने ये बता दिया कि पूरे सेशन इस मेथड से हम लोग काम करेंगे। क्लियर हो गई बात ना, बढ़े अब आगे बढ़ जाए। तो समरी पूरी क्लियर हो गई है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये है कि बेसिक नेचर क्या होता है, आगे हम पढ़ते जाते हैं, पीछे वाला सब भूलते जाते हैं, कोई भूलने नहीं देना है, इसकी पूरी व्यवस्था मैंने कर रखी है।